उत्तर वैदिक काल के अंत तक आर्यों का विस्तार गंगा नदी के क्षेत्र तक पहुंच चुका था और जनजातीय व्यवस्था की जगह क्षेत्रीय राज्यों ने ले ली थी, जिन्हें जनपद कहा गया। उत्तर वैदिक काल में, मतलब जो लेटर वैदिक एज है, उसमें जनपदों के बीच संघर्ष और युद्ध होने लगे थे। जनपदों के राजा अपनी शक्ति और क्षेत्र बढ़ाने के लिए संघर्ष करने लगे। इस तरह कई जनपद आपस में मिलकर बड़े और अधिक प्रभावशाली राज्य बने, जिन्हें महाजनपद कहा गया। महाजनपदों के उदय से भारतीय समाज में एक संगठित राजनीति व्यवस्था का विकास होने लगा। अब राजा और ब्राह्मणों की शक्ति और बढ़ गई थी और पूरे समाज में स्थिरता आने लगी थी। यह काल भारतीय इतिहास में एक नई शुरुआत का प्रतीक भी बना। धीरे धीरे आगे चलकर भारत जो है 16 महाजनपदों में बढ़ गया, जो अलग अलग क्षेत्रों में फैले हुए थे। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं महाजनपद टाइम को। महाजनपदों का उदय और उनका विकास हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम जो अभी टाइम डिस्कस कर रहे हैं, ये समय है 600 BC के आसपास तक का समय। हमने स्टार्ट किया था 1500 BCE से, जब वैदिक एज शुरू हुआ। वैदिक एज का लगभग अंत हमको देखने को मिलता है 600 BCE तक, और यहीं से महाजनपदों का उदय होता है। उत्तर वैदिक काल के बाद में जब जनपदों का विस्तार होने लगा, तो प्रत्येक राज्य अपनी सीमा बढ़ाने की होड़ में लग गए थे, सत्ता को मजबूत करने के प्रयास में लग गए थे। इस संघर्ष के दौरान कई छोटे छोटे जनपद एकजुट होते गए और राज्यों में बदल गए, जिन्हें हमने क्या बोला, महाजनपद बोला। 16 BCE तक 16 प्रमुख महाजनपद स्थापित हो चुके थे। कितने? 16। इन 16 में 4 महाजनपद जो थे वो सबसे शक्तिशाली माने जाते थे। मगध, कौशल, वत्स और अवंती, विशेष रूप से ये 4 जो थे शक्तिशाली थे। ये सभी दूसरे महाजनपदों पर विजय प्राप्त करने के प्रयास में लगे हुए थे। अंततः कई संघर्षों के बाद में मगध महाजनपद ने सभी महाजनपदों पर विजय प्राप्त की और उत्तर भारत में सबसे शक्तिशाली राज्य के रूप में उभर कर सामने आया। कौन सा? मगध महाजनपद। तो अब हम इस मगध महाजनपद पर जिन राजाओं ने शासन किया, उनके शासनकाल को डिस्कस करेंगे। देखिए, मगध के प्रमुख राजवंश और उनके शासक को डिस्कस करें उससे पहले इस राज्य के सबसे शक्तिशाली बनने और उसके छोटी छोटी पीछे की जो कहानी है, उनको पहले हम डिस्कस कर लेते हैं। उसके बाद में एक एक करके राजवंश को और उनके समयकाल को और शासकों को डिस्कस करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, महाजनपदों की बात कर रहे हैं हम, तो महाजनपदों के सोर्स की बात करें कि इनकी जानकारी हमें किन प्राचीन ग्रंथों से प्राप्त होती है, तो बौद्ध ग्रंथ से हमको प्राप्त होती हैं, जैसे कि अंगुत्तर निकाय और महावस्तु। जैन ग्रंथ की बात करें जैसे कि भगवती सूत्र, आचार्य सूत्र। हिंदू ग्रंथ की बात करें जैसे कि महाभारत, पुराण, इन सभी से हमें महाजनपदों की जानकारी जो है वो प्राप्त होती है। यहाँ पर हमने 16 महाजनपदों की बात करी, तो उनकी राजधानी एग्जाम के अंदर पूछ लेते हैं कि किस महाजनपद की राजधानी क्या थी। तो यहाँ पर 16 महाजनपद हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला है अंग। इसकी राजधानी क्या हुआ करती थी? चंपा। मगध की राजधानी क्या रही थी? राजगृह, गिरिव्रज। मल्ल की राजधानी कुशीनारा। काशी की राजधानी वाराणसी। कौशल की श्रावस्ती या फिर अयोध्या। पांचाल की कांपिल्य। कुरु की इंद्रप्रस्थ। वज्जी की वैशाली। मत्स्य की विराटनगर। वत्स की कौशाम्बी। शूरसेन की मथुरा। चेदी की शौक्तिमती। अश्मक की पोटन या फिर पोटली। अवंती की उज्जैनी। गांधार की तक्षशिला एंड कंबोज की हाटक। इनमें से 4 महाजनपद जो मैं बता रहा हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट है, मगध, कौशल, वत्स और अवंती। अवंती की राजधानी क्या है? उज्जैनी। वत्स की राजधानी कौशाम्बी। कौशल की राजधानी अयोध्या, श्रावस्ती, और मगध की है गिरिव्रज, मतलब राजगृह। ठीक है, तो ये 4 तो आपको बिल्कुल दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। क्वेश्चन मैक्सिमम इनसे पूछा जाता है। उसके अलावा पांचाल की कांपिल्य, ये भी इंपॉर्टेंट है। कुरु की इंद्रप्रस्थ। वज्जी की वैशाली। यहाँ पर जो हमने महाजनपदों को डिस्कस करा, इन महाजनपदों के भी 2 प्रकार थे। पहला था मोनार्कियल और दूसरा है रिपब्लिक्स। मतलब मोनार्कियल की बात करें, राजतंत्रीय, तो इस प्रकार के महाजनपदों में राज्य का नेतृत्व राजा करता था और सभी निर्णय राजा द्वारा लिए जाते थे, जैसे कि मगध और अवंती। रिपब्लिक्स की बात करें तो इस प्रकार के महाजनपदों में राजा के स्थान पर एक सभा होती थी, असेंबली होती थी, जिसे गण या फिर संघ कहा जाता था। इस सभा में कई छोटे शासक मिलकर राज्य के महत्वपूर्ण निर्णय लेते थे, जैसे कि वज्जी, मल्ल, ये वो महाजनपद थे। इन 16 महाजनपदों में 4 महाजनपद मगध, कौशल, वत्स और अवंती विशेष रूप से शक्तिशाली थे और दूसरे महाजनपदों पर विजय प्राप्त करने के प्रयास में लगे हुए थे। अंततः हमने डिस्कस किया था कि कई संघर्षों के बाद में मगध महाजनपद ने सभी महाजनपदों पर विजय प्राप्त कर ली और उत्तरी भारत में सबसे शक्तिशाली राज्य के रूप में उभर कर सामने आया। मगध महाजनपद अन्य सभी महाजनपदों से अधिक प्रभावशाली और शक्तिशाली बन गया। इसके पीछे के कई कारण थे।
वो कारण भी हम डिस्कस करते हैं। तो पहला आता है कारण भौगोलिक स्थिति, ज्योग्राफिकल। यहाँ पर जो कंडीशन थी उसका मगध को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। देखिए, मगध की जो राजधानी थी राजगृह और बाद में फिर पाटलिपुत्र में स्थित थी, जो कि रणनीतिक दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान थे। पाटलिपुत्र चारों ओर से नदियों से घिरा हुआ था, जिसे जल दुर्ग कहा जाता था, जिससे शत्रुओं के लिए उस पर हमला करना बहुत ही कठिन होता था। वहीं राजगृह की बात करें तो 4 पहाड़ियों से यह घिरा हुआ था, जो उसे स्वाभाविक सुरक्षा प्रदान करता था। मगध के पास में लोहे के भंडार थे, जिससे वे आयुध और औजार बना सकते थे। इन आयुधों का उपयोग करके मगध ने अपनी सैन्य शक्ति को मजबूत किया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट कारण था मगध के सबसे शक्तिशाली बनने के पीछे। दूसरा आता है पॉलिटिकल। मगध पर बिंबसार, अजातशत्रु और महापद्मानंद जैसे शक्तिशाली शासकों ने शासन किया, जिनके कुशल नेतृत्व ने मगध को सबसे शक्तिशाली बनाया। मगध का प्रशासनिक और शासन व्यवस्था अन्य महाजनपदों से अधिक संगठित थी। मगध पहला राज्य था जिसने युद्धों में हाथियों का उपयोग किया, जिससे उसकी सेना अन्य महाजनपदों के कंपैरिजन में बहुत ही मजबूत थी। इसके अलावा मगध का समाज अपेक्षाकृत उदार था, जहां पर ब्राह्मणों और वैदिक परंपराओं का अत्यधिक प्रभाव नहीं था। इस वजह से निचली जातियों के शासकों को भी सत्ता में आने का अवसर मिला, जिससे समाज में विविधता और समृद्धि आई। मगध की उपजाऊ भूमि और गंगा के किनारे स्थित होने के कारण यहाँ पर कृषि और व्यापार दोनों ही समृद्ध थे। गंगा नदी के किनारे होने के कारण मगध पूर्व और पश्चिम के व्यापारिक मार्गों को कंट्रोल कर सकता था, जिससे उसे राजस्व प्राप्त होता था। इस समृद्धि ने मगध को और इकोनॉमिकल स्ट्रांग बना दिया, शक्तिशाली बना दिया, जिससे वह अपने सैन्य और प्रशासनिक ढांचे को मजबूत कर सका। तो इस तरीके से मगध के शक्तिशाली होने के पीछे ये कारण थे। चलिए, मगध महाजनपद के पावरफुल बनने के टाइम पर इस पर कई डायनेस्टी ने रूल किया था। अब उनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जैसे कि यहाँ पर हर्यक वंश की स्थापना हुई, फिर शिशुनाग वंश की स्थापना हुई, फिर नंद वंश आया, उसके बाद में फिर मौर्य वंश, शुंग वंश और फिर कर्ण वंश को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं हर्यक वंश की। तो मगध पर एक दूरदर्शी राजा बिंबसार ने शासन किया। बिंबसार सिर्फ एक राजा नहीं थे, उन्होंने यहाँ पर हर्यक वंश की स्थापना की और राजगृह को अपनी राजधानी भी बनाया, जो चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा एक प्राकृतिक किला था। बिंबसार के समय में बुद्ध भी थे, जिसे इस युग को एक विशेष आध्यात्मिक आयाम भी मिला। देखिए, जो महाजनपद का समय हम डिस्कस कर रहे हैं ना, इसी समय के दौरान धार्मिक आंदोलन भी हमको देखने को मिलता है। धार्मिक आंदोलन को मैंने एक सेपरेट वीडियो में आपको दिया है, तो आप उसको अलग से पढ़िएगा। यहाँ पर हम पूरी स्टोरी वाइज चल रहे हैं, इसलिए वो मैंने लेक्चर अलग से बनाया हुआ है। तो हमने बात करी कि बिंबसार के समय में बुद्ध भी थे। बिंबसार ने अपने राज्य को मजबूत करने के लिए एक अनोखी रणनीति अपनाई थी, जिसे मातृमूलक गठबंधन कहा जाता है, यानी विवाह के माध्यम से संबंध बनाना। बिंबसार ने कौशल की राजकुमारी कौशला देवी से विवाह किया, जो कि कौशल महाजनपद के राजा प्रसेनजीत की बहन थी। इस गठबंधन से बिंबसार को दहेज में काशी मिला, जिससे मगध का क्षेत्रफल और शक्ति दोनों बढ़ गई। बिंबसार ने चेलना से भी विवाह किया, जो लिच्छवी गणराज्य के शासक चेतक की बहन थी, जिससे उत्तरी राज्यों के साथ में उसका संबंध मजबूत हो गया। इसके अलावा बिंबसार ने मद्र राज्य की कुमारी खेमा से भी विवाह किया, जिससे उनके राजनीतिक प्रभाव में और वृद्धि हुई। तो ये जो शादियां करी थी वो केवल व्यक्तिगत रिश्ते नहीं थे, ये शक्तिशाली साधन थे जिन्होंने मगध की स्थिति को पड़ोसी राज्यों में और भी मजबूत किया। बिंबसार को सेनिया का खिताब भी मिला, जिसका मतलब होता है कि पहला राजा जिसकी एक स्थायी सेना थी। इससे पहले ज्यादातर राजा एक अस्थायी सेना पर निर्भर थे, जो जरूरत पड़ने पर प्रजा से बनाई जाती थी और सैनिकों को विशेष प्रशिक्षण नहीं मिलता था। लेकिन स्टैंडिंग आर्मी एक प्रोफेशनल आर्मी होती थी, जो हमेशा राजा के पास रहती थी और युद्ध के लिए तैयार रहती थी। बिंबसार के कुछ चिकित्सा और दोस्ती से संबंधित अनोखे हमको तथ्य देखने को मिलते हैं। जैसे जब अवंती के शासक चंद्रप्रघोत को पीलिया हो गया था, तो बिंबसार ने अपनी प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक को उनके इलाज के लिए भेजा था। इस कदम से बिंबसार ने न केवल दोस्ती निभाई, बल्कि अपनी उदारता का भी परिचय दिया। बिंबसार का शासनकाल सफलता और विस्तार के साथ चलता रहता है, लेकिन अचानक सत्ता के लालच में उनके ही पुत्र अजातशत्रु ने एक कठोर कदम उठाते हुए अपने पिता की हत्या कर दी। इस क्रूर घटना के बाद में हर्यक वंश का अगला उत्तराधिकारी बन जाता है अजातशत्रु। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं अजातशत्रु के शासनकाल को। अजातशत्रु, जो बिंबसार का पुत्र था, सत्ता के मोह में अपने पिता की हत्या कर देता है और मगध का अगला शासक बनता है। अजातशत्रु ने मगध को और शक्तिशाली बनाने के लिए कई संघर्ष किए थे। उसने काशी पर भी कब्जा करने के लिए
कौशल के शासक प्रसेनजीत के साथ में युद्ध किया और विजय प्राप्त की। अजातशत्रु ने वैशाली, जो कि वज्जी महाजनपद का हिस्सा था, उस पर भी 16 वर्षों तक लंबा युद्ध लड़ा और अंततः उसे भी मगध में मिला लिया। इस युद्ध के दौरान अजातशत्रु ने 2 नए हथियारों का आविष्कार और उपयोग किया था, रथमुसल और महाशिलकांटक। इसके अलावा अपनी राजधानी राजगृह की सुरक्षा के लिए अजातशत्रु ने एक विशाल किले का निर्माण भी कराया था। अजातशत्रु के शासनकाल के दौरान ही महावीर स्वामी और गौतम बुद्ध का निधन हुआ था। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद अजातशत्रु ने ही प्रथम बौद्ध संगीति फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन करवाया था, जो बौद्ध धर्म के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना थी। एग्जाम में क्वेश्चन ऐसा बनता है कि इनमें से किस शासक के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन करवाया गया था? तो किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के शासनकाल के दौरान। इसके बाद में अगला शासक बनता है अजातशत्रु के बाद में उसका पुत्र उदयन। उदयन ने सत्ता को संभालते ही मगध की राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र शिफ्ट कर दिया, जिसे बाद में मगध का प्रमुख शहर बना दिया गया। उदयन के बाद हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदासक हुए, जिन्हें मगध की जनता ने हटा दिया। इसके बाद उनके अमात्य शिशुनाग को मगध का अगला शासक बनाया गया, जिससे शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। तो अब हम डिस्कस करेंगे शिशुनाग डायनेस्टी को, जो कि चलती है 412 से लेकर 344 बीसी तक। शिशुनाग वंश की शुरुआत शिशुनाग ने की थी, इसीलिए इस डायनेस्टी का नाम जो है शिशुनाग पड़ा। इस वंश के दौरान मगध ने अपनी शक्ति को और बढ़ा लिया। शिशुनाग ने अवंती महाजनपद को अपने राज्य में मिला लिया। अवंती उस समय मगध के बाद सबसे शक्तिशाली महाजनपद था और इसको जीतने के बाद में मगध का कोई भी मजबूत प्रतिद्वंदी नहीं बचा। इसने मगध को उत्तर भारत का सबसे प्रमुख राज्य बना दिया। शिशुनाग ने मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित किया। शिशुनाग के बाद में उसका पुत्र कालाशोक जो है सत्ता में आता है। कालाशोक ने राजधानी को फिर से पाटलिपुत्र में स्थापित किया और वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन भी करवाया, जो बौद्ध धर्म के विकास में एक महत्वपूर्ण घटना भी थी। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्मन था। नंदीवर्मन को महापद्मानंद ने हटा दिया और नंद वंश की स्थापना की, जिससे मगध में एक नए युग की शुरुआत हुई। तो अब हम डिस्कस करेंगे नंद वंश को। 344 से 323 ईसा पूर्व तक का ये समय हमको देखने को मिलता है। नंद वंश की स्थापना किसने करी थी? महापद्मानंद ने की थी। महापद्मानंद को सर्वशत्रांतक कहा जाता था, यानी सभी क्षत्रियों को हराने वाला, और उग्रसेन यानी बड़ी सेना रखने वाले के नाम से भी जाना जाता था। पुराणों में उन्हें एक राट कहा गया। क्या कहा गया? एक राट, जिसका मतलब है एकमात्र सम्राट। महापद्मानंद ने अपने शासनकाल में अलग अलग राज्यों को जीतकर नंद साम्राज्य का विस्तार किया और उसे एक सशक्त साम्राज्य बना दिया। घनानंद नंद वंश के अंतिम शासक हुए और सबसे शक्तिशाली शासक माने गए। उनके शासनकाल में ही अलेक्जेंडर महान ने भारत के उत्तरी पश्चिम क्षेत्र पर आक्रमण किया था। इसके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य मतलब चाणक्य की सहायता से घनानंद को हराकर मौर्य वंश की भारत में यहाँ पर स्थापना की थी। यह मौर्य वंश आगे चलकर भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण साम्राज्यों में से एक बना। तो अब हम डिस्कस करेंगे मौर्य वंश को, बट उससे पहले अभी हमने यहाँ पर एक घटना डिस्कस करी थी कि घनानंद जो कि नंद वंश का अंतिम शासक था, उसके शासनकाल में अलेक्जेंडर महान ने भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर आक्रमण किया था। तो महाजनपद काल के दौरान फ्रेंड्स, भारतीय उपमहाद्वीप को 2 महत्वपूर्ण विदेशी आक्रमणों का सामना करना पड़ा, जिन्होंने न केवल राजनीतिक बल्कि सांस्कृतिक और आर्थिक रूप से भी भारत पर गहरा प्रभाव डाला। तो ये 2 प्रमुख आक्रमण थे, ईरानी पर्शियन आक्रमण और यूनानी अलेक्जेंडर का आक्रमण। दोनों को डिस्कस करते हैं, बहुत ही छोटे छोटे हिस्से हैं। उसके बाद में हम मौर्य डायनेस्टी मौर्य वंश की तरफ चलेंगे। तो महाजनपद समयकाल चल रहा था। उस समय ईरानी पर्शियन आक्रमण हमको देखने को मिलता है 518 बीसी में। 518 ईसा पूर्व में ईरान के अचमेनिद साम्राज्य के शासक डेरियस प्रथम ने भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्र विशेष रूप से पंजाब और सिंध पर आक्रमण किया और इस क्षेत्र को अपने साम्राज्य की 20वीं सैट्रपी मतलब तानाशाही बना लिया। यहाँ पर सैट्रपी क्या होता है, तानाशाही क्या होता है, इसको हम थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। अचमेनिद साम्राज्य में तानाशाही उस प्रांतों या फिर राज्यों को कहा जाता था जिनका प्रशासनिक कार्य एक गवर्नर के हाथों में होता था। यह सैट्रपी डेरियस प्रथम की सबसे समृद्ध सैट्रपी मानी जाती थी और उसके कुल टैक्स संग्रह का 1/3 हिस्सा इसी क्षेत्र से आता था। इस आक्रमण के बाद में भारत और ईरान के बीच में व्यापारिक संबंधों की भी शुरुआत हुई। ईरानियों ने पंजाब और सिंध क्षेत्रों में आरामिक लिपि का प्रसार किया, जिसके बाद में खरोष्ठी लिपि के विकास को प्रेरित किया। मौर्य साम्राज्य ने भी अपने शिलालेखों में इस लिपि का उपयोग किया है।
जिससे भारतीय प्रशासन और लेखन प्रणाली में भी बदलाव आया। तो ये हमने एक विदेशी आक्रमण डिस्कस किया, ईरानी पार्शियन आक्रमण, जो कि 1518 ईसा पूर्व में हमको देखने को मिलता है। इसके बाद में दूसरा प्रमुख आक्रमण 326 बीसीई में हुआ, जब महान यूनानी शासक अलेक्जेंडर ने अपनी विश्व विजय की महत्वाकांक्षा के तहत भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम क्षेत्र पर आक्रमण किया। तक्षशिला के शासक अंबी ने बिना संघर्ष आत्मसमर्पण कर दिया, लेकिन झेलम नदी के पास अलेक्जेंडर को राजा पोरस के प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। पोरस और अलेक्जेंडर के बीच में हाइड स्पेस का युद्ध हुआ, जिसमें अलेक्जेंडर की जीत हुई, लेकिन पोरस की वीरता से प्रभावित होकर उसने पोरस को उसका राज्य वापस लौटा दिया। अलेक्जेंडर ने इस आक्रमण के बाद में भारत और यूरोप के बीच में व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान के नए मार्ग भी खोले। ग्रीक प्रभाव से गंधार कला का विकास हुआ, जिसने भारतीय मूर्ति कला को एक नई दिशा दी। इसके अलावा अलेक्जेंडर ने भारत में 2 शहरों की स्थापना की, झेलम नदी के पास निकेया की और पोरस के युद्ध क्षेत्र के पास में बाउकेफला की। तो ये दोनों हमने विदेशी आक्रमणों को डिस्कस किया जो महाजनपद टाइम के दौरान हमको देखने को मिले। फ्रेंड्स, हमने आखिरी वंश को डिस्कस किया था, नंद डायनेस्टी का लास्ट रूलर कौन था? घनानंद था। ऐसा माना जाता है कि घनानंद बहुत ही ईगोस्टिक मतलब अभिमानी था। मगध के लोग उसे पसंद बिल्कुल भी नहीं करते थे, इसीलिए चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की हेल्प से घनानंद को हटाकर खुद का साम्राज्य जो है वो स्थापित किया। घनानंद के समय ही अलेक्जेंडर का अटैक हुआ था। कौटिल्य घनानंद के पास अलेक्जेंडर के अटैक के बारे में जानकारी लेकर गए थे, पर घनानंद ने कौटिल्य की इंसल्ट की और उन्हें ह्यूमिलेट करके दरबार से निकाल दिया। उसी समय कौटिल्य ने कसम खाई थी कि घनानंद को मगध की थ्रोन से हटाकर एक अच्छे रूलर को थ्रोन पर जगह देने की जरूरत है। इसीलिए कौटिल्य ने चंद्रगुप्त को ट्रेन किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से घनानंद को हराकर मौर्य वंश की स्थापना कर दी। तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स मौर्य वंश को, मौर्य डायनेस्टी को।